हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हम जो सेकेंड चैप्टर जो हिस्ट्री है यानी इतिहास है, उसका जो सेकेंड चैप्टर यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे, उसका सेकेंड वीडियो। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी एग्जाम के हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस किया था, जिसमें हमने रॉलेट एक्ट, उसके अलावा असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड, उसके अलावा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उनके बारे में पूरे के पूरे हमने डिटेल में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। तो अगर आप उन्हें अभी तक नहीं देखे हैं, उस वीडियो को नहीं देखे, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। बाकी अगर आप उस वीडियो को देख लिए हैं तो चलिए हम आगे कुछ चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस लेसन से हम पढ़ते हैं। और इसमें देखिए, मैंने ये काफ़ी सारा पहले से ये नोट्स देखिए बना रखा है, ताकि आसानी हो पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक एक चीज़ें बताता जाऊंगा, आपको डिटेल में आपको जो जो चीज़ें याद करनी है उसको भी मैं बताता जाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखा है जो मतलब ऐसे ही आपको केवल हिंदी की तरफ पढ़ते जाना है, मतलब एक तरह से केवल पढ़ते जाना है भैया, बस इतना समझिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बगान व्यवस्था के बारे में जानते हैं। इस लेक्चर का पहला टॉपिक है ये बगान व्यवस्था क्या थी। ठीक है, देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है कि बगान व्यवस्था पे टिप्पणी लिखिए या बगान व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो देखिए बगान व्यवस्था क्या थी कि अंग्रेजों ने मतलब बिहार में, ठीक है, बिहार में क्या किया था, बिहार के वो भी चंपारण जिले में, ठीक है, चंपारण में मतलब किसानों से एक डील की थी, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, डील क्या की थी उन्होंने कि किसानों को मतलब अपने ज़मीन पे, ठीक है, किसानों को कृषि जन्य देखिए क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होगी। यानी एक नील की होती थी, उसे मतलब नील की खेती करनी होती थी किसानों को। 3/20 भाग कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक मिनट मैं कोई सादा पेज ले लेता हूँ और उस पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए 3/20 भाग मीन्स अगर किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है तो उसका 3/20 भाग कहने का मतलब कि 3 बीघा पे उनको नील की ही खेती करनी पड़ेगी। ऐसा अंग्रेजों ने मतलब यहाँ के किसानों के साथ मतलब बाध्यता का मतलब एक तरह से नियम ही लगा दिया था वहाँ, एक तरह से समझिए कि कानून ही लगा दिया था। तो इससे वहाँ के किसान काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दिक्कत में थे। तो उसी के विरोध में मतलब यहाँ पे देखिए ये मतलब गांधी जी जुटे हैं और बहुत सारे लोग जुटे हैं इसी बगान व्यवस्था के विरोध में। आप लोग ये फिगर देख सकते हो यहाँ पे। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं कि अंग्रेज बगान मालिकों ने, ठीक है, चंपारण यानी बिहार के किसानों से एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि जन्य क्षेत्र 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। ये नील की खेती जिससे अफीम मतलब एक तरह से आप नशा वाला चीज़ निकाला जाता था, उसे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, इसे तिनकठिया पत्ती के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यानी जो ये बगान व्यवस्था थी यानी जिसपे मतलब जिसके अनुसार नील की खेती की जाती थी, इसे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक है, इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक है, बस इतना आप लोग, यानी ये चंपारण जिले में एक सत्याग्रह हुआ, किसके विरोध में, बगान व्यवस्था के विरोध में। बस ये आप लोग इतना मतलब समझ गए। इसमें याद करने वाली बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपके एग्जाम में आएगी बगान व्यवस्था क्या थी, तो आई होप आप लोग लिख लोगे कि मतलब अंग्रेज़ों ने मतलब बिहार के चंपारण जिले में कुछ मतलब किसानों से ये मतलब करार कर रखा था कि आपको मतलब अपने कृषि जन्य यानी आपके अपने ज़मीन पे मतलब 3/20 भाग पर क्या बना है कि नील की खेती करनी है। ठीक है, यानी किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है तो उसका मतलब 3/20 भाग यानी ये कट गया, यानी 3 बीघा पे नील की ही खेती करनी होगी। एक तरह से मतलब समझिए कानून लगा दिया था वहाँ पे। तो यही था बगान मतलब व्यवस्था के अंतर्गत ये चीज़ें आपको पढ़ना था। और इसी के विरोध में गांधी जी ने और वहाँ के लोगों ने मतलब चंपारण में सत्याग्रह किया, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। बस ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, यही सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि भारत में गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह क्या था।
तो वह चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, क्या था? चंपारण सत्याग्रह था। एक इस तरह से भी क्वेश्चन बना देता है कि चंपारण सत्याग्रह किसके मतलब किस चीज़ के विरोध में किया गया था? तो बागान व्यवस्था के विरोध में किया गया था। और बागान व्यवस्था क्या थी? बागान व्यवस्था ये थी कि अंग्रेजों ने मतलब चंपारण जिले के किसानों से ये करार कर रखा था कि आपको मतलब आपके ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी है। ठीक है, तो ये मतलब बागान व्यवस्था थी और इसी के विरोध में गांधी जी ने 1917 में मतलब यहाँ चंपारण जिले में जाकर और किसानों से मिलकर और इन्होंने सत्याग्रह किया था, जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह दिया गया। और ये गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। सन 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह किया था तथा 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। ये चीज़ आप याद भी नहीं करोगे, काम चल जाएगी, लेकिन ये चंपारण वाला आप एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ही बन गया कि सत्याग्रह आंदोलन क्या है। एक मतलब बार बार आपको हर जगह मतलब आपको ऐसे मिलेगा कि सत्याग्रह सत्याग्रह सत्याग्रह। तो सत्याग्रह कहने का मतलब क्या है कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। मतलब इसमें कोई मतलब सत्याग्रह आंदोलन, जहाँ पे सत्याग्रह का मतलब आ गया मतलब सत्य के लिए आंदोलन करना, मतलब इसमें किसी प्रकार की हिंसा शामिल न करना। ठीक है, किसी प्रकार की हिंसा शामिल न करना। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह है। बिना किसी घृणा और प्रतिशोध के सभी प्रकार के त्याग और कष्टों को झेलते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना यानी विरोध करना ही सत्याग्रह है। बस ऐसे आप लोग लिख लोगे। ऐसा नहीं कि सत्याग्रह आंदोलन हुआ तो उसमें काफ़ी मारधाड़ होगा या फिर लोग प्रोटेस्ट करेंगे बहुत मतलब खतरनाक वाली, ये मतलब अभी जैसे रेल वेल फूंक दिए थे सब लड़के अग्निपथ के विरोध में, तो ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं था मतलब सत्याग्रह। ठीक है, मतलब सत्याग्रह आराम से आपको करना है इसका विरोध किसी भी चीज़ का। तो चलिए आगे, और मतलब विरोध का यही मतलब भी होता है। ठीक है, तो ये सत्याग्रह आंदोलन क्या है ये आप यहाँ से समझ गए बिल्कुल अच्छे से। अब चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखिए इसमें आपको यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा रामायण लिख रखा है, लेकिन इस रामायण को आपको पूरा का पूरा याद नहीं करना है, केवल क्या करना है कि आपको पढ़ना है। इसमें आपको याद क्या रखना है, याद बस यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि खिलाफत समिति का गठन कब किया गया, तो बस याद रखिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया, ये याद आपको रखना है। और याद क्या रखना है कि भारत में जो मतलब खिलाफत आंदोलन को मतलब जो मतलब एक तरह से आगे लेकर बढ़े वो थे मतलब दो अली भाई, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है ना? ठीक है, तो यही वही यहाँ पे लिखा कि भारत में अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार खिलाफ खिलाफत आंदोलन को शुरू किया। ठीक है, यह आंदोलन 1919 से 1924 के मध्य हुआ। बस ये पहली लाइन आप लोग याद रख लीजिएगा, बस पहली लाइन। उसके बाद आपको बस आगे आपको केवल पढ़ते जाना है। ये इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। यह आंदोलन तुर्की द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ शुरू किया गया था। इस आंदोलन का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था तथा वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। चलिए आप पढ़ते जाइए। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण अवसर समझा। यानी भारत में जब मुस्लिमों ने मतलब इसका विरोध किया, किस चीज़ का, खिलाफत आंदोलन का, ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया कि ये देखा कि मैं अगर मुस्लिमों का साथ देता हूँ, ठीक है, तो आगे चलकर मैं भी जो आंदोलन करूँगा वो उसमें हमारा साथ देंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण अवसर समझा। ठीक है, अतः गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। इसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का साथ देने के कारण गांधी जी को 1 अगस्त 1920 को शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों का काफ़ी बड़ा समर्थन मिला। ठीक है, तो बस ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये रामायण की तरफ पढ़ना है। केवल ये फर्स्ट लाइन आपको याद रखना है और ये तो अपने आप याद हो गया होगा एक तरह से कि मतलब जब मतलब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का साथ दिया, इसलिए मुस्लिमों ने क्या किया कि जब ये असहयोग आंदोलन शुरू किया तो मुस्लिमों ने भी इनका चढ़ बढ़कर साथ दिया। बस ख़त्म करिए सब कुछ। और खिलाफत समिति गठन कब किया गया तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और खिलाफत जो ये आंदोलन है ना, इसका सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, यह बाहरी आंदोलन था तुर्की और ब्रिटेन को लेकर। ठीक है, लेकिन मतलब उसके विरोध में आज होता है ना, जैसे
अभी देखिए नुपुर शर्मा वाला कांड हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि ये हम लोग के इंडिया में हुआ, लेकिन इसको लेकर अलग कंट्री में भी विरोध छिड़ गया। तो वही उस टाइम भी हुआ था बस। यानी खिलाफत आंदोलन कोई भारत का मतलब एक तरह से बोले तो आंदोलन एक तरफ से नहीं था, वो बाहरी आंदोलन था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग ये हमने पढ़ लिया। अब चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा हम लोग ये रॉलेट एक्ट। ये तो एक्चुअली हमने पहले वीडियो में देख लिया था कि रॉलेट एक्ट क्या था। देखिए, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 में लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ओके, सही बात है। यह कानून भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के मकसद से लाया गया था। भारतीयों द्वारा इसे काले कानून की संज्ञा दी गई। ये याद रखें कि भारतीयों द्वारा रॉलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई, यानी काले कानून से इन्होंने रॉलेट एक्ट को पुकारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सही बात है। ये क्या था कि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था कि देख रहे थे कि काफ़ी आंदोलन हो रहा है और इसका काफ़ी मतलब हम लोग के मतलब राज करने पे मतलब अंग्रेज़ों पे काफ़ी इसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। काफ़ी सारे लोग मतलब उस आंदोलन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था अंग्रेज़ों ने कि एक ऐसा कानून ला दिया कि जिसमें मतलब कोई सुनवाई कोर्ट सोट कहीं कोई नहीं जाएगा। सीधे जो भी सैनिक होंगे वो गिरफ्तार करेंगे जो आंदोलन कर रहा है और उसको ले जाकर मतलब बंद कर देंगे। और यहाँ तक ये था जेल में बंद कर देंगे और स्वयं 2 साल की सज़ा मतलब सुना देंगे। ऐसा इन्होंने नियम बना दिया था। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से काफ़ी बुरा कानून था। तो यही था रॉलेट एक्ट। रॉलेट क्या था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 19 में लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और शक के आधार पर भाई यहाँ पे शक के आधार पे मतलब यहाँ समझ रहे हो, ये लोग शक नहीं, ये जानबूझकर ये मतलब ऐसा करते थे कि जो भी आंदोलन करेगा भैया, जो भी मेन नेता रहेंगे 5-6 थे उनको पकड़ लो तो फिर तो आंदोलन ख़त्म। तो ये आंदोलनों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून लाए थे। ठीक है, तो चलिए जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव देखिए काउंसिल, ये पेपर का एक छोटा सा कटिंग है, मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब ये मतलब संस्था थी जिसने मतलब यह कानून पारित की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस पेज को मैं हटा देता हूँ, थर्ड ये पेज है हम लोग का, इस चीज़ को हटा देता हूँ। आगे कुछ चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते हैं। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर दाब लेता हूँ, नहीं तो फिर उड़ जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक शायद आपका मतलब सोशल साइंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपका कहीं मार्शल लॉ भी आएगा। तो मैं मार्शल लॉ के बारे में बता दिया। ये देखिए मार्शल लॉ क्या होता है, जैसे अभी तो आप सामान्य मतलब जैसे मतलब जो ऐसे रह रहे हो अपने इलाके में, तो वहाँ पे जो कानून लागू है वो तो सीधे भारत सरकार का कानून लागू है। ठीक है, लेकिन अगर देखिए अगर आपके इलाके की स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है, ठीक है, जहाँ मतलब सामान्य कानून यानी पुलिस के बस की बात नहीं रह जाती है कि वहाँ की मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मतलब मैनेज कर पाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि सरकार ये क्या मार्शल लॉ लागू कर देती है। मार्शल लॉ मतलब उस क्षेत्र में सेना अब अपना अधिकार चलाएगी। ठीक है, यहाँ तक कि सेना को ये तक अधिकार भी मिल जाता है उस समय क्या होता है कि जो कोर्ट वोट होते हैं ना वो भंग हो जाते हैं। ठीक है, यानी कोर्ट वोट में किसी को नहीं जाना होता है, कुछ भी मामला हो तो वो सेना सुनेगी। ठीक है, और यहाँ तक सेना को ये तक अधिकार होता है कि किसी को मतलब मौत तक की सज़ा भी ये दे सकते हैं सेना, इतना अधिकार मिल जाता है मार्शल लॉ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इसमें कि लेकिन नॉर्मल कानून में तो ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल कानून में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, केसेज आएंगी, लड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सेना जब मार्शल लॉ जहाँ लागू होता है वहाँ भैया सीधे सेना सब कुछ संभालती है कानून। ठीक है, यानी सेना के अनुसार अब आपको सेना कहेगी तो घर से बाहर निकलना है, सेना कहेगी तो कहीं जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर आप मतलब कोर्ट चले जाएंगे केस करने सेना पे, ऐसा नहीं होता है मार्शल लॉ में। ठीक है, क्योंकि उस समय तो कोर्ट तो भंग ही होता है, तो कहाँ आप जाओगे। ठीक है, तो देखिए मार्शल लॉ क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले तब जो नियम प्रभावी होते हैं, मतलब जो नियम जब लागू होते हैं, प्रभावी मतलब जो लागू होते हैं, उन्हें सैनिक कानून या मार्शल लॉ कहा जाता है। ठीक है, मार्शल लॉ को सैनिक कानून के भी नाम से जाना जाता है, जो सैनिकों द्वारा चलाया जाता है।
कभी कभी युद्ध के समय अथवा किसी क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। भारत में मार्शल लॉ 1919 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लागू हुआ था। मतलब पहली बार भारत में जो मार्शल लॉ था वो 1919 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लागू हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रख सकते हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अब मार्शल लॉ आप समझ गए मार्शल लॉ क्या होता है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक मैंने टॉपिक ऐड कर दिया कि हाल ही में रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर देने के कारण, ठीक है, हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण कर देने के कारण यूक्रेनी राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की, ठीक है, उनके द्वारा यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगा दिया गया मतलब क्या, वहाँ देखे होंगे आपकी जो मतलब ऐसे सेना के टैंक है ना, वो मतलब नॉर्मल सड़कों पे दौड़े, ऐसे सेना का टैंक आपको कभी सड़कों पे दौड़ते नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे टीवी में, आपने न्यूज़ काफ़ी देखा होगा कि मतलब शहरों में, मतलब अलग अलग शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में ऐसे सड़कों पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े टैंक ऐसे मतलब आपको देखने को मिल रहे थे। मतलब वहाँ पे चारों तरफ क्या सैन्य कानून लागू हो गया था, वहाँ पे सेना का मतलब पूरा का पूरा मतलब एक तरह से अधिकार हो गया था। तो वह उसी को हम बोलते हैं मार्शल लॉ। तो अभी अभी रिसेंटली मार्शल लॉ कहाँ लागू हुआ था, यूक्रेन में लागू हुआ था। क्लियर है। अब चलिए यहाँ देखिए, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल एक होता है। तो मार्शल लॉ में और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर क्या होता है, ये तो एक्चुअली ये मैं अलग टॉपिक मतलब ये मतलब ऐसे ही ऐड कर दिया था। इसको आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये मार्शल लॉ क्या होता है, ये नॉर्मल ये सैन्य कानून मतलब सैनिकों का मतलब सैनिकों द्वारा मतलब किसी विशेष इलाके में मतलब लगाया जाता है यह कानून, और वहाँ पे पूरा का पूरा मतलब वो न्यायपालिका भंग कर दी जाती है। वहाँ पे केवल ये सैनिकों का मतलब कानून चलता है, यानी जो इस इलाके में चाहे वो केवल सैनिक ही करेंगे। किसी व्यक्ति को सज़ा सुनानी है, किसी व्यक्ति को मारना है, किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, तो वो सब मतलब ये डिसाइड करेगी सेना। तो वही मार्शल लॉ होता है। और मार्शल लॉ देखिए एक ही बार में मतलब ये मतलब पूरा का पूरा देश में नहीं लागू होता है, ये कुछ क्षेत्रों में ही लागू होता है मार्शल लॉ। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, ये एक बार मतलब ये कुछ क्षेत्रों में भी लागू हो सकता है और एक बार में पूरे देश में भी लागू हो सकता है। ठीक है। और देखिए ये राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है कि जो नॉर्मल जो न्यायपालिका होती है, जैसे ये मतलब जैसे पुलिस वुलिस की सब व्यवस्था या कोर्ट वोर्ट की व्यवस्था, ये सब भंग नहीं होती है, लेकिन मार्शल लॉ में सब भंग हो जाता है। ठीक है। तो यही माइनर डिफरेंस होता है मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में। बाकी मैंने यहाँ पे नीचे काफ़ी सारा मतलब दोनों में अंतर लिखा है, तो इसमें कोई मतलब ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। चलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ये वाला चीज़ नहीं आएगा, मैंने दोनों को ऐसे ही ये ऐड कर दिया था जानकारी के लिए। तो यहाँ पे तो मैंने नॉर्मली इसमें दोनों में अंतर समझा दिया, आप समझ गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है पूरा इसके बारे में डिटेल में जाने की। ठीक है, तो इसको भी मैं ये सेकंड पेज हम लोग का आज का ख़त्म हो जाता है। चलिए अगले पेज पे हम चलते हैं। अगले पेज पे हम लोग कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक करके मैंने लिखा है कि गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, अब देखिए यहाँ पे ये हिंद स्वराज आप याद कर लीजिएगा किसकी पुस्तक है, तो वो गांधी जी की है। तो गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जिसकी मतलब जिसका प्रकाशन 1919 में एक तरह से हुआ था, में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और इन्हीं के सहयोग से चल पा रहा है। अगर भारतीय इनका सहयोग करना छोड़ दे तो ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। ये लाइन्स किस में कहा है, तो ये लाइन्स कहा है गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में। क्लियर है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में, चूँकि गांधी जी की कई सारी लिखी हुई पुस्तकें हैं, तो ऐसा पूछ देगा गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में ये कहा था कि भारत में मतलब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मदद से ही चल रही है और इन्हीं की मतलब इन्हीं के कारण ढहेगी भी। तो वो हिंद स्वराज नामक पुस्तक में मतलब ये चीज़ें उन्होंने लिखा है। बस ये मतलब छोटी सी जानकारी के लिए मैंने ये आपको मतलब यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दी है। ठीक है। देखिए यही छोटी छोटी जानकारियाँ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये PYQ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो देखिए दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। कहाँ हुआ था, आपको ऑप्शन दिया है दिल्ली, मुंबई, नागपुर, लाहौर, तो नागपुर में हुआ था, आप लोग ये याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे कांग्रेस आ गया ना, तो कांग्रेस का सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी स्थापना कहाँ हुआ था। आई होप आप लोग स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में। आई होप आप लोग जानते होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी देश में भी है, इसकी स्थापना 1885 में, यानी समझिए बहुत समय पहले हुई थी। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए पिकेटिंग एक शब्द आएगा, आप अपनी सोशल साइंस की बुक पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें तो ये पिकेटिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को रोकने के लिए पहरा देना, एक तरह से हम बोल सकते हैं पिकेटिंग होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक शब्द आपको मिलेगा गिरमिटिया मजदूर। ये गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं? तो देखिए औपनिवेशिक शासन, यानी औपनिवेशिक शासन मीन्स मतलब जब किसी देश के, ठीक है, दूसरे देश के व्यक्ति किसी अन्य देश पर आकर शासन करने लगते हैं, तो मतलब उसको हम औपनिवेशिक शासन बोलते हैं। जैसे अंग्रेजों द्वारा भारत पे शासन औपनिवेशिक शासन कहलाएगा, ठीक है। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान जिन भारतीय मजदूरों को देश के बाहर ले जाकर काम कराया जाता था, उन मजदूरों को ही गिरमिटिया मजदूर कहा गया। यानी गिरमिटिया मजदूर कौन थे? यानी औपनिवेशिक शासन में, यानी मतलब जब हम लोग के मतलब भारत जो था अंग्रेजी सरकार के अंडर में था, तो उस समय क्या करते थे कि अंग्रेज़ लोग जब उनको मजदूर की का काम पड़ता था ना, तो वो इंडिया से ही मजदूर को उठाते थे और अपने देश में या किसी देश में और दूसरे देश में ज़रूरत होती थी तो ले जाकर वहाँ पे इन लोगों से काम कराते थे, ठीक है। तो इन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा गया था, ठीक है। तो ये गिरमिटिया मजदूर के बारे में भी मैं बता दिया कि कौन थे। अब देखिए बेगार, बेगार क्या होता है? तो मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को बेगार कहते हैं। अभी भी इसको कहते हैं ना, कोई किसी के घर जाकर काम करता है तो ऐसे मतलब हम लोग बोल देते हैं ऐसे कि अरे क्या उसकी बेगारी कर रहा है, ऐसे हम बोल देते हैं ना। शायद अगर भोजपुरी से रिलेट है तो आप ये बेगार शब्द के बारे में जानते होंगे। कैसे मतलब किसी के साथ बार बार रहना, उसका कुछ कोई ना कोई काम करना, तो कोई भी बोल देगा अरे क्या वो इसके साथ रह रहा है, बेगार की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा या करने की प्रथा को ही बेगार कहते हैं, ठीक है। इसमें श्रमिकों की इच्छा के बिना काम लिया जाता है। हालांकि ये थोड़ा अलग मतलब है, वो बेगार वाला जो अभी मैं उदाहरण वो आपको समझाने के लिए बेगार को बताया, ठीक है। इसमें श्रमिकों की इच्छा के बिना काम लिया जाता है। सामंती साम्राज्यवाद और अफसरशाही प्रायः समाज के कमज़ोर लोगों से बेगार करवाती है। ब्रिटिश कालीन भारत में तो यह आम बात थी, मतलब यह आम बात थी, मतलब ब्रिटिश जो थे फ्री में एक तरह से बोले तो भारतीय लोगों से अपना काम ले लेते थे, काम करवाते थे, ठीक है। तो बेगार का मतलब आप समझ गए। चूँकि ये देखिए ये आपको केवल ये ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप केवल सुन लिए एक बार, आपको ये इसका मतलब समझ आ गया, काम ख़त्म, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही लिखोगे, आप अपने भाषा में मतलब कैसे भी लिख सकते हो कि बेगार का मतलब क्या है। मतलब बेगार का मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, बेगार का मतलब यह है कि मतलब किसी व्यक्ति से काम करवाकर उसे पैसे न देना, अर्थात बिना उसको पैसे दिए अपना काम करवाना ही बेगार कहलाता है। ऐसे लिख सकते हो, कई तरीके से लिख सकते हो बेगार। ऐसा नहीं कि मैंने ये जो लिखा है इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए, गिरमिटिया मजदूर भी समझ गए। अब चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे पट्टे की ज़मीन क्या है? तो देखिए पट्टे की ज़मीन कुछ समय के लिए खेती आदि के लिए दी गई ज़मीन ही पट्टे की ज़मीन होती है। और पट्टे की ज़मीन ये खासकर किसी खास व्यक्ति से मतलब रिलेट नहीं करती। ये पट्टे की ज़मीन जो होती है सरकार की ही ज़मीन होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि दरअसल पट्टे वाली ज़मीन वो ज़मीन होती है जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं होता है, अतः इस पर सरकार का अधिकार होता है। सरकार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये ज़मीन गरीब किसानों को पट्टे पर दे देती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ या नहीं बनता कि ज़मीन के मालिक वो किसान हो गए, ठीक है। तो पट्टे की ज़मीन के भी बारे में आपने समझ लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि 1928 में सरदार वल्लभ पटेल ने कहाँ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, ओके। यानी 1928 में सरदार वल्लभ पटेल ने कहाँ पे किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में। तो सही ऑप्शन है गुजरात में, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में भैया, ठीक है। यहाँ पे 1920, 1923, 1929 ऐसा ऑप्शन देगा तो 1928 सही ऑप्शन का। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। अब देखिए यहाँ पे अब साइमन कमीशन क्या है इसके बारे में अभी हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि स्वराज पार्टी के गठन कब और किसने किया। ये एक क्वेश्चन है, ये PYQ भी है आपका, ठीक है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो देखिए स्वराज पार्टी के गठन देशबंधु चित्तरंजन दास ने तथा मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग का साइमन कमीशन एक शब्द है, साइमन कमीशन क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे
देखिए, साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए या साइमन कमीशन पे टिप्पणी लिखिए, तो आप लिखेंगे कि साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसद का समूह था। क्या था? 7 ब्रिटिश सांसद का समूह था, जिसका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधारों और उसके अध्ययन के लिए किया गया था। इसे साइमन आयोग, यानी आयोग मीन्स वही कमीशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर कहा जाता है इसे साइमन कमीशन। ठीक है, एक बार मैं और पढ़ता हूँ। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसद का समूह था, जिसका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधारों और इसके अध्ययन के लिए किया गया था। इसे साइमन आयोग, यानी आयोग मीन्स वही कमीशन, इसे साइमन आयोग, इसके अध्यक्ष मतलब जो अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के, सर जॉन साइमन, उनके नाम पर कहा जाता है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या था, आप समझ गए कि साइमन कमीशन मतलब ये भारत में मतलब एक तरह से संविधान सुधारों के लिए किया गया, मतलब लाया गया एक कानून था, एक तरह से बोल सकते हैं। भारत में संविधान सुधारों और उसके अध्ययन के लिए भारत में लाया गया एक कानून था साइमन कमीशन। ठीक है, अब देखिए इसका काफ़ी भारतीयों द्वारा विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसमें एक भी मतलब भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे साइमन कमीशन। कहने का मतलब कि साइमन कमीशन में कई सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। भाई भारत के लिए ही आप कानून बना रहे हो और एक भी भारतीय को उसमें शामिल नहीं किए हो, तो ये तो गड़बड़ चीज़ है ना। अब कहोगे कि भाई उस समय भारतीय भी मतलब इस नौकरी वोकरी करते थे क्या? तो बिल्कुल भाई, भारतीय अंग्रेजी सरकार में नौकरी नहीं करते थे। बहुत सारे तो अफसर पद पर भी थे, बहुत सारे तो सैनिक लेवल पे भी थे, लेकिन अफसर में बड़े अफसर पद पे नहीं थे। ठीक है, छोटे पे ही ये जानबूझकर छोटे पदों पे रखते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि भाई बाद में तो ये बगावत करने लगेगा ना अगर बड़े पद पे रख दिए तो। अभी जैसे वो आई थी मूवीज, एक आई थी ना RRR, तो आप उसमें देखे होंगे, वो जो एक हीरो है ना उसमें कौन, NTR एक तो था, और NTR के अलावा एक रामचरण जो था, रामचरण की क्या उसका नाम है, तो आपने देखा होगा उसने बड़ा अफसर बनने के लिए क्या क्या किया और बाद में बड़ा अफसर बन गया था। तो उसमें आप देखे होंगे सारा का सारा बंदूक उन लोगों का जितना था लेकर उड़ गया था। तो यही चीज़ है, इसलिए मतलब अंग्रेज़ों ने उस समय क्या किया था कि लोगों को तो नौकरी पे रखते थे, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे पदों पे रखते थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन के बारे में आप समझ गए कि साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन भारत में मतलब संविधान सुधारों के लिए लाया गया एक कानून था, बस। ठीक है, और इसका नाम मतलब साइमन जो कमीशन इसका नाम है, इसके मतलब जो अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के, सर जॉन साइमन, उनके नाम पर रखा गया है। अब इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था काफ़ी जमकर। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये चूँकि हम लोग का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग का व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मतलब मैसेज कर दीजिएगा, आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको PDF हिस्ट्री मटेरियल जो भी चीज़ें हैं मिल जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग का बचता है भैया लास्ट पेज, और लास्ट पेज में देखिए, लास्ट पेज में 1 मिनट, यहाँ देखिए लास्ट पेज में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। भाई ये तो उड़ रहा है, 1 मिनट, इसको मैं 1 मिनट, चलिए हाँ चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टॉपिक कर मैंने लिखा है विकिपीडिया मेन पेज कांग्रेस अधिवेशन का PDF द्वारा एनालिसिस। चलिए PDF द्वारा एनालिसिस मैंने लिखा है कि याद रहे कि आपको करवाऊँ, लेकिन कोई PDF द्वारा एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप करते रहिएगा। देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ भी है ये आपका, कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, बस ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस के मतलब ये कांग्रेस जो पार्टी, इसके बारे में यह जान लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना अथवा प्रथम अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। एक तरह से बोल सकते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई ना वो 1885 में हुई, जिसके अध्यक्ष मतलब, और ये पहला इसका अधिवेशन भी था जो मतलब किनकी अध्यक्षता में हुआ? व्योमेश चंद्र बनर्जी के। एक तरह से बोल सकते हैं कि जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वही क्या थे, एक तरह से कांग्रेस पार्टी के मतलब स्थापना इन्होंने किया था, यही फाउंडर थे। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। ठीक है, ये लॉर्ड इरविन आप याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड
इरविन। अब ये वायसराय क्या होता है, तो देखिए ये काफ़ी थोड़ा लंबा शब्द है, वायसराय, गवर्नर जनरल। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में मैं यहाँ बिल्कुल नीचे डिटेल में लिखा हूँ, लेकिन इसको पढ़ने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाला है। हालांकि जानकारी के लिए हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है तो इसको मैं रहने देता हूँ।